अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर 25 डेवलप टीम और चैप्टर हमारा 9 है प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर 9। और एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप का प्रोसेस है डेवलप टीम। इससे पिछले किसी लेक्चर में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं हर लेक्चर में जो अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ, आप उसमें मुझे ईमेल कर सकते हैं। डेवलप टीम है एग्जीक्यूटिंग का प्रोसेस। इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिंग एक्वायर टीम, डेवलप टीम और मैनेज टीम, ये तीनों प्रोसेस एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हैं। आप देखिए, मेन पॉइंट इसमें समझने वाली ये है कि प्रोजेक्ट आपका है। अगर प्रोजेक्ट्स में टीम की अंडरस्टैंडिंग ना हुई, अगर टीम की आपस में कोरिलेशन ठीक ना रहा, उनकी कम्युनिकेशन ठीक ना रही, तो इसमें अल्टीमेट नुकसान होगा प्रोजेक्ट को। और प्रोजेक्ट का नुकसान मीन्स प्रोजेक्ट मैनेजर का नुकसान। तो आपने टीम को डेवलप भी करना है और उनको मैनेज भी करना है। टीम डेवलपमेंट में आपसे रिलेटेड कौन कौन सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, वो इस प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे। उसके इनपुट टूल टेक्निक्स अभी हम जो मेजर चीज़ें हैं वो अभी यहाँ कंसर्न करने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे अभी। डेवलप टीम में देखिए, हमारी पूरी कोशिश होती है कि देखें, जैसे हमने पहले बात की कि हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में बाय डिफ़ॉल्ट काम कर रहे होते हैं। मैट्रिक्स मींस आपके पास जो प्रोजेक्ट मेंबर्स हैं वो डिफरेंट जो फंक्शनल एरियाज हैं वहाँ से आएंगे। उनका बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोजेक्ट में इन द वेरी स्टार्ट, जैसे ही स्टार्ट में वो आपके पास आएंगे, उनका कोई आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा। वो कहेंगे यार, हम तो ऑलरेडी फाइनेंस के बंदे हैं, हमारा आईटी के प्रोजेक्ट से क्या लेना देना यार, हमें क्यों ले आए। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, उनको हो सकता है आपके आईटी के प्रोजेक्ट में कोई काम करना पड़ जाए, कहीं यार हम तो कंस्ट्रक्शन वाले, हमें क्यों पता नहीं कि आईटी मिले। उनका इंटरेस्ट नहीं होता शुरू में। तो आपको टीम को डेवलप करना है, उनका ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपस में कोऑपरेशन उनकी डेवलप करनी है। तो हमारी पूरी कोशिश हो कि इसमें टर्न ओवर लोग छोड़ के ना जाएं, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके नॉलेज को, स्किल को बढ़ाना, उनकी टीम की परफॉर्मेंस को बढ़ाना, ये पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपके रियल प्रोजेक्ट में आप कैसे मैनेज करते हैं, दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीम में उनकी कोऑपरेशन को, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी स्किल्स को डेवलप करना प्रोजेक्ट मैनेजर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर पूरी पूरी कोशिश करेगा कि विद हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स एंड अदर टीम बिल्डिंग टेक्निक्स से वो अपनी टीम को मोटिवेट भी करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगा, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से मीट करने की कोशिश करेगा। इसमें हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने चाहते हैं जहाँ पे ट्रस्ट और कोऑपरेशन को हम मोर स्पेसिफिकली बढ़ाने की और मेच्योर करने की कोशिश करेंगे डेवलप टीम के इसी प्रोसेस के अंदर। हमने क्या करना है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को जो टीम मेंबर्स की हार्ड वर्क है और एफर्ट है, उसको डेफिनेटली हाईलाइट करना है, अप्रिशिएट करना है, अप्रेजल्स लेटर्स लिखने हैं, रिवार्ड रिकग्निशन जहाँ तक पॉसिबल हो आपने उसको लेकर आना है, उसको प्रैक्टिस में लेकर आना है इस डेवलप टीम के प्रोसेस में। तो प्रोजेक्ट मैनेजर हमने डेवलप कैसे करना है, कौन कौन से, मतलब आपको क्या करना चाहिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आप अपनी टीम की लीडरशिप कैसे करते हैं, नेगोशिएशन कैसे करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। सबसे मेन चीज़ है सॉफ्ट स्किल्स, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट मैनेजर की, वो अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड करता है, को एम्प्लॉयज़ की को असेसमेंट किस तरह करता है, कम्युनिकेशन इंटरेक्शन टोटली डिपेंड्स ऑन द सॉफ्ट स्किल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो टीम को डेवलपमेंट में आपको सबसे पहले सॉफ्ट स्किल्स पे अपने इम्प्रूव करना है, उसको फोकस में लेकर आना है। अपनी टीम को इनकरेज करेंगे हम, टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ वीकनेसेस को, उनके प्रेफरेंस को, लर्निंग स्टाइल को अंडरस्टैंड करना है, और अकॉर्डिंगली हमने अपनी टीम को लेकर चलना उसमें। देखिए, यहाँ पे मैं एक वर्ड ट्रस्ट का यूज़ कर रहा हूँ। ट्रस्ट मेन चीज़ है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। अगर ट्रस्ट होगा तो टीम उनकी बात भी मानेगी और उसको फॉलो भी करेगी। प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने ट्रस्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, और इसी पर आपका जो प्रोजेक्ट की सक्सेस है, मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं, सीनियर मैनेजमेंट कहते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट की सक्सेस फेलियर प्रोजेक्ट मैनेजर के ट्रस्ट पर डिपेंड करती है ज़्यादा। तो अपने ट्रस्ट को बिल्डअप कीजिए अपनी टीम में। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को लेकर आइए, कौन कौन सी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जहाँ पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, टीम को अपनी ट्रेनिंग दीजिए। जैसे मैंने बात की कि आपकी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन से जो आपके मेंबर्स हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनको स्किल्स को वो डेफिनेटली प्रोजेक्ट के डिफरेंट आस्पेक्ट को मे भी अच्छे तरीके से ना समझ सकें। सो इन दैट केस आपको उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको इम्प्रूव करना है और टीम मेंबर्स को बिल्डअप करना है। आपने
कन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल से। लेकिन कन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स में होते हैं, और आप उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, टीम को कैसे ट्रेन करते हैं, कन्फ्लिक्ट के साथ कैसे डील करना है, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है। तो ये भी पार्ट है डेवलप टीम का, कन्फ्लिक्ट का को सिर्फ अंडरस्टैंड और मैनेज करना, असेसमेंट करना, ये इसमें डेवलप में है। फिर मैनेज टीम में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आपने कन्फ्लिक्ट को किस तरह मैनेज करना है। रिवॉर्ड रिकग्निशन इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलप टीम। और कोलिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोलिकेशन का मीन्स है, इसमें एक दूसरा वर्ड मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकेशन के साथ एक कोड वर्ड आता है टाइड मैट्रिक्स। ये टाइड मैट्रिक्स का मोस्टली स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे हमने बात की थी कि वीक मैट्रिक्स हैं, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स हैं, प्रोजेक्टाइज है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो टाइड मैट्रिक्स का मीन्स होता है कोलोकेशन, कि अपनी टीम को एक जगह पर लेकर आइए। ये हाईली रिकमेंडेड होता है। आप पूरी कोशिश कीजिए कि अपनी टीम को एक ही लोकेशन पर रखें, जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन गैप और वहाँ पे डिलेज और जो और मज़ीद कन्फ्लिक्ट्स आने की जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। तो टाइड मैट्रिक्स और कोलोकेशन, दीज टू वर्ड्स आर सेम। आपने टीम को एक जगह पे लेकर आना है। अपनी कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करें। कम्युनिकेशन को कैसे फैसिलिटेट करेंगे, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट नॉलेज एरिया में हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, उनको एवेल्यूएट कीजिए, वर्क को एवेल्यूएट कीजिए। परफॉर्मेंस, आप टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस को हमने देखना है, उस पर हम बात करेंगे, मज़ीद आगे बात करेंगे। मोटिवेट कीजिए अपनी टीम को। डिफरेंट थ्योरीज है मोटिवेशन की, उसको भी हम देखेंगे, ये भी पार्ट है डेवलप टीम का। अपनी टीम की नॉलेज को इम्प्रूव करना है, पॉजिटिव कल्चर को डेवलप करना है। डिफरेंट कल्चर से आपने किस तरह फ़ायदा उठाना है। हर कल्चर के एक पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स को हम यूटिलाइज़ करके अपने जो टीम है उसको किस तरह हम डेवलप करेंगे, किस तरह उनको हम मोर जो है स्ट्रॉन्ग टीम बनाने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट कल्चर्स हैं, कुछ लोग अपने अपने रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हर रीजन में, हर कल्चर में एक अपना प्लस पॉइंट्स होते हैं। तो उन प्लस पॉइंट्स को लेके अपनी टीम को डेवलप करना। अब ये जो लास्ट पॉइंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखें, मोस्टली पीपल प्रेफर करते हैं कि वो प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन करें, उनके डिसीजंस में, उनके जितने भी जो मैनेजरियल प्रैक्टिसेस हैं उसमें अगर आपके टीम मेंबर इन्वॉल्व होते हैं तो वो ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं और उनका अपना इंटरेस्ट भी प्रोजेक्ट में रहता है। रादर देन आप उनको सिंपली कहें कि ये काम बस आपने करने, आप ये काम करो और आपका प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं। इस तरह डिक्टेटरशिप की तरफ ये बात ज़्यादा चाहती है कि जब आप अपने टीम मेंबर्स को कहते हैं कि यार आप ये काम करो, बाकी आप छोड़ दो। उसके बजाय अगर हम उनको ज़्यादातर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की तरफ आएँ, उनको डिफरेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वॉल्व करें, तो वो ज़्यादा बेहतर और वो ज़्यादा मौसर रहता है टीम बिल्डिंग में। ये PMI की बेस्ट प्रैक्टिसेस में शामिल है कि अपनी जो प्रोजेक्ट टीम है उनको शुरू से लेकर आखिर तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। अभी डिमोटिवेशन की कुछ थ्योरीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हैं तो काफ़ी थ्योरीज काफ़ी हैं, लेकिन जो मेजर थ्योरीज हैं उस पर हम इसमें बात करेंगे जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती हैं। MC ग्रेगर्स की थ्योरी X एंड Y कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वर्क मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट X एंड Y थ्योरी भी कहते हैं इसको। ये दो नाम है इसके। मैनेजमेंट X और Y क्या कहती हैं? X थ्योरी के जो मैनेजर होते हैं इनका माइंडसेट ये होता है कि लोग ज़्यादातर काम चोर होते हैं। लोगों को जब कोई काम असाइन किया जाए तो उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से कंसर्न होता है, उनको अपने जॉब से कोई कंसर्न नहीं होता। सो दे हैव टू ऑब्जर्व ऑल द टाइम, दे हैव टू instruct all the time, they have to monitor all the time. Is this kind of management theory जो managerial जो managers इस किस्म की थ्योरी जो को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं यार अपने वर्कर्स को हर टाइम चेक एंड बैलेंस पे रखें, हर टाइम उनके इन एंड आउट को टाइम को देखते रहें, उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। कोई भी बंदा अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करता जब तक उसको ऊपर स्टिक ना हो। ये कहते हैं स्टिक एंड कैरेट कल्चर पर बिलीव करते हैं, यार उन काम लेने के लिए हर टाइम आपको ना उनके ऊपर मुसल्लत रहना चाहिए। एक थ्योरी ये है। दूसरी Y थ्योरी ये कहती है कि यार लोग जो हैं वो डेफिनेटली अपनी रिस्पेक्ट के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए काम नहीं करते। अपने प्रोफेशनल रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए, उसको रखने के लिए वो हमेशा अपने काम पे कंसर्न करते हैं। उनको मॉनिटर करने की, उनको ऑब्जर्व करने की, उनको चेक
चेक एंड बैलेंस स्टिक पे हमेशा रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनको आपको अच्छा इन्वायरमेंट देना है, आपने अच्छे इन्वायरमेंट की तरफ फोकस। एमसी ग्रेगर की होपफुली आपको ये थ्योरी की समझ आ गई होगी कि थ्योरी एक्स और वाई क्या कहती है। थ्योरी एक्स वाले मैनेजर नेगेटिवली लोगों को परसीव करते हैं, उन्हें हमेशा चेक एंड बैलेंस की स्टिक पे रखते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से, अपनी जो इंसेंटिव्स हैं उनसे गर्ज रहती है, अपने काम से कोई गर्ज नहीं रहती। थ्योरी वाई वाले कहते हैं पीपल जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने काम के लिए हमेशा सिंसियर रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं, उनको चेक एंड बैलेंस पे रखने की ज़रूरत नहीं, उनको अच्छी इन्वायरमेंट देनी है, उनको फैसिलिटेट करना है वर्क इन्वायरमेंट में। ये इनकी थ्योरी थी। नेक्स्ट में हम देखते हैं मास्लोस हायरार्की, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पॉपुलर थ्योरी थी ये। जो 1943 में इस थ्योरी को प्रेजेंट किया गया था और काफ़ी पॉपुलर रही ये थ्योरी थी। इसमें हम एक पिरामिड देखते हैं, देखें जो सबसे बॉटम लाइन है जिसकी अगर आप विड्थ को चेक करें तो वो देखें सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उससे कम हुई, फिर उससे बात कम हुई। ये भी एक मैसेज हमें कन्वे करता है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो बॉटम पे हमारे पास वाइडर लेयर है, सबसे वाइडर बॉटम लेयर पर, वो कहते हैं मोस्टली जो लोग हैं, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं पूरी दुनिया में, वो सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को फिलफिल करने की कोशिश करते हैं। उर्दू में जैसे उसे कहते हैं तबी नीड, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी सर्दी गर्मी की ज़रूरियात, ये चीज़ें उनकी फिजियोलॉजी की अपनी फ़िज़िकल ज़रूरत को पूरा करने के लिए सारे लोग ज़्यादा सबसे पहले अपनी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके फ़ौरन बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर आ जाते हैं। अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी में जॉब की सेफ्टी हो सकती है, अपनी फ़िज़िकल सिक्योरिटी हो सकती है, अपनी सोशल सिक्योरिटी हो सकती है। ये सारी सिक्योरिटी नेक्स्ट पे आती है। जब आपने जो पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट की, फिर आप नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे जंप अप करते हैं। देखिए अब उससे ऊपर की लेयर उससे थोड़ी सी कम हो जाती है। उससे ऊपर फिर हम आ जाते हैं सोशल पर। अपनी सोसाइटी जो है, साइकोलॉजिकल नीड्स जो है हमारी, हम अपने फ्रेंड्स रखना चाहते हैं, हम अपने अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, अच्छी कम्युनिटी में का पार्ट बनना चाहते हैं हम। लेकिन देखें मोस्टली जब आपकी बेसिक नीड ना पूरी हो, जब आपकी बेसिक नीड पूरी ना हो तो आपको मोस्टली देखें जो भिखारी होते हैं, भीख मांगने वाले होते हैं, वो उनको कोई कंसर्न नहीं रहता सोसाइटी से। यार हमारी बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही, हमारे बच्चों की खुराक पूरी नहीं हो रही, हमें क्या लेना देना सोसाइटी से। किसी भी हाल में खड़े हो जाएं, किसी भी चौक में किसी से भी मांगना शुरू कर दें, वो इस लेयर को इग्नोर करके अपने बेसिक नीड की तरफ फोकस में रहते हैं। आपने सोसाइटी में देखा होगा। तो जब हमारी ये दो लेयर्स मेच्योर हो जाती हैं तो फिर हम आते हैं अपनी सोसाइटी की तरफ, अपनी जो इमोशनल नीड्स हैं, जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उसको फिलफिल करते हैं। फिर हम अटैचमेंट में स्टीम पर आ जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाते हैं। फिर हम अब किसी भी अकम्पलिश को अपने एक डिजिग्नेशन बताते हैं, कहते हैं यार मेरा भी एक नाम है। तो उसके बाद आपके नाम पर आपकी एक सोसाइटी बनती है, सेल्फ स्टीम। आप जब ये सारे लेयर्स कंप्लीट करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल और एक अच्छे इमेज मेच्योर की तरफ आ जाते हैं। फिर देखें इस पिरामिड के जब टॉप के ऊपर आ जाते हैं, टिप के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है कि सिर्फ 2 to 5% लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर कंसर्न करते हैं, सिर्फ 2 से 5% तक। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है? उर्दू में उसे कहते हैं खुद ही कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं, अना का वर्ड ठीक तो नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं अना कह सकते हैं। इंसान कह कि यार मैं एक मकसद के लिए पैदा हूँ, मेरा एक मकसद है। जितने भी स्टार्स हैं स्पोर्ट्स में देख लीजिए, किसी भी और आप सोशल एक्टिविटीज़ के जो स्टार्स हैं, आप ड्रामा सीरीज़ में देखें, आप फिल्मों में देखें, स्टार्स होते हैं। हर जो स्टार जिन्हें कहा जाता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुंच जाती हैं। उन्हें पता होता है कि यार मुझे क्या करना है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, मेरा मेन मकसद क्या है। और एक उसी पॉइंट के ऊपर सारी ज़िंदगी फोकस करके अपना एक नाम, अपना जो है एक नाम बनाते हैं। आप जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स देख लें, आप जो हमारे पास जितने स्टार्स हैं, आप ईदी का नाम देख लें, वो एक नाम पैदा किया है, इकबाल का नाम देख लें। आप इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में उनका एक नाम रह जाते हैं, आज वो हैं, आज नहीं होंगे। इशफाक अहमद का नाम देख लीजिए। एक ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम किया, अपने आप को पहचान कर उसके ऊपर काम किया, ये आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पर। तो ये मास्लोस हायरार्की थी जिसमें हम वन बाय वन एक एक स्टेज को देखते हैं। एग्ज़ाम में इसके भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं, वो आपको एक लेवल बताएंगे कि अगर इस लेवल की नीड्स के पीछे एक मेंबर इससे मोटिवेट हो रहा है तो वो कौन से लेवल पर है। मास्लोस की हायरार्की को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इन लेयर्स को
एग्ज़ाम के लिए याद ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 स्टेजेस को आप याद रख लीजिएगा। और इन्हें अगर आप ग्रुप्स में देखें तो ये पहले 2 लेयर्स बेसिक नीड्स पे हैं, फिर दूसरी जो लेयर है वो है साइकोलॉजिकल नीड, और फाइनली जो है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स में आ जाती है। दूसरी चीज़ में MC क्लेलैंड्स की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नीड्स है। कहते हैं हम लोगों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ लोग मोटिवेट कैसे होते हैं, देखें ज़्यादातर लोगों की इमोशनल नीड रहती है, अक्सर लोगों की, आपके टीम मेंबर की इमोशनल नीड्स होती हैं। कुछ लोग अचीवमेंट्स को पसंद करते हैं, चैलेंजिंग टास्क को पसंद करते हैं, किसी भी ऐसा काम जिससे कंप्लीट करने को उनको एक खुशी और मोटिवेशन होती है, वो इसमें रिलाई करते हैं अचीवमेंट में। ऐसे टीम मेंबर जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं वो आते हैं अचीवमेंट्स में। कुछ टीम मेंबर्स होते हैं एफिलिएशन में, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, रिवॉर्ड को, रिकग्निशंस को, उनका नाम लिया जाए टीम में, वो उसे पसंद करते हैं। कुछ लोग पावर को पसंद करते हैं, मुझे ऐसी अथॉरिटी दी जाए कि जिससे मैं लोगों को कंट्रोल कर सकूं, मैं अच्छी पोजीशन पे बैठ सकूं टीम के अंदर, मैं लीड कर सकूं, मुझे डिक्टेटरशिप के राइट होने चाहिए। कुछ लोग इससे मुतासर होते हैं। तो आपने अपनी टीम को देखकर उनको अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है कि यार मेरा कौन सा टीम मेंबर किस तरीके किधर से मोटिवेट हो रहा है, किस फैक्टर से मोटिवेट हो रहा है। टीम मेंबर मोटिवेट होंगे तो आपकी टीम डेवलप होगी, आपकी टीम डेवलप होगी, आपके प्रोजेक्ट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। टीम में डिसएग्रीमेंट रहेगी, टीम मैनेज नहीं है, टीम मोटिवेट नहीं है, अल्टीमेटली इम्पैक्ट पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट पे। आपका प्रोजेक्ट मीन्स आपकी सक्सेस, आपकी फेलियर। तो आपको अपनी पूरी टीम को इसी तरह लेके चलना है, उनकी मोटिवेशन और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए। हर्बर्ट्स की 2 फैक्टर थ्योरी क्या कहती है? हमारे पास देखें 2 ही फैक्टर, वो कहता है इनके मुताबिक, ये कहते हैं हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर, एक है हाइजीन फैक्टर्स और एक है मोटिवेटिंग एजेंट्स हैं। हाइजीन फैक्टर्स ये कहता है कि अगर आप इन फैक्टर्स को बढ़ा देंगे तो मोटिवेशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये बात समझने वाली है। हाइजीन फैक्टर्स क्या कहता है कि अगर आप इन फैक्टर्स को बढ़ा देते हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में तो इससे मोटिवेशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज़ भी आपने कम की, इनको डिक्रीज़ की, तो मोटिवेशन डेफिनेटली डिस्ट्रॉय होगी। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं? देखिए, वर्क कंडीशन है, आपकी सैलरी है, एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लाइफ स्टाइल है, जिस तरह वो काम करना चाहते हैं, रिलेशनशिप एट वर्क है, सिक्योरिटी एंड स्टेटस है। इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है, एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, उसके साथ वो मेंटेन रहेगा। आपकी जो है टीम जो है वो रिटेन रहेगी आपके प्रोजेक्ट के साथ। होपफुली ज़्यादा मोटिवेट ना हो लेकिन आपके साथ ज़रूर रहेगी। मोटिवेशन एजेंट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ एंड रिकग्निशन। आप मोटिवेट अगर की टीम को करना चाहते हैं तो आप इन फैक्टर्स के थ्रू कर सकते हैं। उसके इन फैक्टर को लाते इनके साथ साथ आपने यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज फैक्टर्स, द हाइजीन फैक्टर्स। अगर इनमें से किसी चीज़ में कमी हुई, देखिए अगर आप सैलरीज़ को ज़्यादा करते जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपका एम्प्लॉयज़ मोटिवेट ज़रूर है। एक तरफ आप उसकी सैलरी तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट को कंप्रोमाइज़ करेंगे, वो हो सकता है आपसे साथ काम कर रहा हो लेकिन मोटिवेट नहीं होगा, वो आपके साथ नहीं है, वो एक पेज पे नहीं रहेगा, वो आपके सिर्फ साथ ही रहेगा। तो हाइजीन फैक्टर्स को के साथ साथ हमने मोटिवेशन एजेंट को साथ लेके चलना है। अगर हम सिर्फ मोटिवेशन फैक्टर्स पे जोर दें और हाइजीन फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दें तो आपकी तो उस पर भी आपका काम नहीं चलने वाला। हाइजीन फैक्टर मोटिवेशन एजेंट के साथ ज़रूरी हैं इस थ्योरी के मुताबिक। तो इनके एग्ज़ाम के लिए आपने इनके नाम और इनकी जो थ्योरी है उनको याद समझना और याद करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या करना है टीम बिल्डिंग के लिए, उसने क्या करना है जी, गाइड करना है, मैनेज करना है, इम्प्रूव इंटरेक्शन, टीम मेंबर्स के दरमियान इंटरेक्शन को इम्प्रूव करना होगा। जैसे मैंने बताया था ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। अपने ट्रस्ट को बिल्ड करना है, उनके कोहेसिवनेस, उनके रिलेशन को बिल्डअप रखना और उनके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना टीम मेंबर्स के आपस में एक दूसरे के साथ, उसको उस पर काम करना है। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में, देखते हैं। आपने एफर्ट करनी है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, फ्रॉम द इनिशियल फर्स्ट डे ऑफ द टीम बिल्डिंग, फर्स्ट डे ऑफ टीम एक्विजिशन, आपने इसी टीम बिल्डिंग पे काम करना है। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, स्टार्ट में आपकी टीम का इंप्रेशन ठीक रहेगा, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट आपकी टीम का इंप्रेशन बेहतर रहेगा। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएशन एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है टीम बिल्डिंग में। कहते हैं आप जब भी आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे होते हैं अपनी टीम को साथ लेकर अपने टीम को साथ बिठा के इस पर काम कीजिए। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की टीम बिल्डिंग में। अपने प्लानिंग ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट, सिमिलर प्रोजेक्ट ऑर्गन टीम इन ऑर्डर टू प्लान द एफर्ट्स। आपने प्लानिंग और ओनरशिप जो है उसकी टीम की
उसमें उनको इन्वॉल्व कीजिए, टीम मेंबर्स को उसमें उनको, जैसे पार्टिसिपेशन, जैसे मैंने बताया था पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जब इन चीज़ों पे हम काम कर रहे होते हैं, प्लानिंग और ओनरशिप पे, तो अपनी टीम को भी उसमें साथ रखिए, ये ज़्यादा उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है शुरू में। इसमें मैं भी एक बात ऐड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि देखें, टीम बिल्डिंग में जो मेन कंसर्न है, अगर आप कहें कि यार इंडिविजुअल मेरा अपना काम है, मेरे दूसरे के साथ कोई कंसर्न नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के काम को देखें तो एक टीम मेंबर का जो काम होता है उसकी क्वालिटी डेफिनेटली इम्पेक्ट करती है दूसरे बंदे के काम पर, दूसरे बंदे के काम को डेफिनेटली इम्पेक्ट करती है तीसरे बंदे के काम को। अगर इनमें आपस में अगर इनका रिलेशन ठीक ना रहे, जैसे हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, जिसमें डिज़ाइनर की जो कोडर था उसके साथ नहीं बनती थी, उनकी आपस में बनती नहीं थी। तो डिज़ाइनर और कोडर की कोशिश ये रहती थी कि उन दोनों के एक दूसरे के काम को मुश्किल बनाते जा रहे थे। तो हमें काफ़ी टाइम लगा इनके कम्युनिकेशन गैप को फिलअप करने के लिए। वो जानबूझकर एक दूसरे के लिए काम को मुश्किल करते जा रहे थे दोनों। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? आपके प्रोजेक्ट को पड़ेगा। प्रोजेक्ट किसका? आपका है। उनकी अपनी अगर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड ना हुई तो आपका ज़्यादा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा कि यार इनकी टीम बिल्डिंग, इनके रिलेशन को हम कैसे ठीक करें। तो इस चीज़ को शुरू से लेके चलेंगे तो आपका काम काफ़ी आसान रहेगा। अभी डकमैन की एक थ्योरी है, वो कहते हैं देखें टीम के जो 5 स्टेजेस के थ्रू होती है। पहले है फॉर्मिंग, फिर स्टॉर्मिंग, फिर नॉर्मिंग, फिर परफॉर्मिंग एंड देन एंड्योरिंग। तो ये 5 स्टेजेस होते हैं। शुरू में आपने फॉर्मिंग, आप टीम को लेकर आए एक साथ, उसी के राइट आफ्टर स्टॉर्मिंग स्टेज पे चले जाते हैं। उनमें कन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स, भाई कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? फ़लाँ जगह से। यार फ़लाँ लोग वजह से लोगों के साथ तो मेरी बनती नहीं हो, तो ऐसे ही है। शुरू में फ़ौरन आपके डिसएग्रीमेंट्स शुरू हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट इन फॉर्मिंग में। उसके बाद नॉर्मिंग हो जाता है, टीम में रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, कहाँ से ताल्लुक, वो अच्छा यार वहाँ के लोग, मैं भी वहीं से हूँ, इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। फिर टीम बनना शुरू हो जाती है। जैसे ही टीम मेच्योर बनना शुरू होगी, परफॉर्मिंग वहाँ से स्टार्ट होगी। परफॉर्मेंस, आपके प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस जो है टीम परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर रही है, परफॉर्मिंग। फिर जब परफॉर्मिंग करेंगी, फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो एंड अप होते हैं, फिर एडजॉर्निंग शुरू हो जाएगी। वहाँ पे हम जो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में जो टीम है वो डिस्पर्स की जाएगी और टीम जो है वो अपना मकसद पूरा करके डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस थ्योरी में कहते हैं यार कि आप स्टेजेस को देखेंगे, आपकी टीम किस स्टेज पर है। अगर आप शुरू के स्टेजेस पे हैं, फॉर्मिंग से स्टॉर्मिंग पे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट्स आएंगे। लेकिन अगर आप परफॉर्मिंग स्टेज में भी कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, नॉर्मिंग में भी कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, शुरू से कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो मीन्स आपने सही मैनेज नहीं किया अपनी टीम को। अच्छे से मैनेज कीजिए टीम को। तो स्टेजेस में लेकर आए टीम्स को, और किस स्टेज पे आपने कौन से एक्शंस लेने हैं, किस तरह आपने अपनी टीम को मैनेज करना है, ये डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर की सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। अच्छा, प्री इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में आते हैं जहाँ आपको क्या क्या करना है। हमने देखिए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे बात की, इसको क्रिएट कीजिए, टेकिंग क्लास टुगेदर, क्लासेस साथ लीजिए, अपने टीम मेंबर को ऑप्शन दीजिए कि यार इस पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट के अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई प्रोसेस में इंप्रूवमेंट, कोई मशवरा, कोई राय चाहिए, तो टीम मेंबर से ज़रूर लीजिएगा। कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम आती है तो कलेक्टिवली सबको बिठा के उसको व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उसमें देख लीजिए कि आप कम्युनिकेशन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से पूरी टीम से इनपुट लीजिए, फीडबैक लीजिए उस पर। माइलस्टोन पार्टीज़ कीजिए, हॉलीडेज़ को सेलिब्रेट करें, बर्थडे पार्टीज़ को सेलिब्रेट करें, स्किल्स असेसमेंट एंड डेवलपमेंट पे काम करें, उसमें रिवार्ड रिकग्निशन को इसको लेकर आइए। इसको ऐसी इन्वायरमेंट बनाएं जहाँ पे स्किल्स की डेवलपमेंट हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, ऐसी इन्वायरमेंट लेकर आइए और उसी को अप्रिशिएट भी कीजिए। नेगोशिएशन नेगोशिएशन ज़्यादातर डिपेंड करता है आपके सीनियर मैनेजर से, प्रोजेक्ट मैनेजर की अपनी हॉरिजॉन्टल लेवल के मैनेजर्स के साथ और अपर लेवल के मैनेजर के साथ और टीम के साथ कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन रहती है। उसमें नेगोशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है नेगोशिएशन में लिसनिंग का स्किल। एक बात याद रखिए, हमें बोलने से ज़्यादा सुनने के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होती है। कहीं पे कम्युनिकेशन गैप आए तो ज़रा गौर से देखिएगा कि वहाँ पे लिसनिंग की काफ़ी कमी होगी। जब हर बंदा सिर्फ अपनी बात सुनाई जा रहा है, सुन नहीं रहा किसी की भी, तो वो कभी भी हमें एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते। नेगोशिएशन में हमने ट्रस्ट बिल्ड करना होता है और ट्रस्ट ज़्यादातर बिल्ड होता है लिसनिंग से, अंडरस्टैंडिंग से होता है।
कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर डिटेल से बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हम जो स्ट्रेटजीज़ है वो डेवलप टीम में डिफ़ाइन करेंगे। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटजीज़ हैं डेवलप टीम प्रोसेस ग्रुप में, इस प्रोसेस ग्रुप में हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे डेवलप करेंगे, यहाँ पे हम प्लान करेंगे। इसको प्रैक्टिस करना होता है मैनेज टीम के अंदर। नेक्स्ट जो प्रोसेस आ रहा है जहाँ पे हमारे पास कन्फ्लिक्ट्स आएंगे और उसको हमने मैनेज करना कैसे करना है और उसको प्रैक्टिस कैसे करनी, वो हमने नेक्स्ट स्टेज पे करना है। इन्फ्लुएंस करना है, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करनी है पॉजिटिवली, सिर्फ अपनी बात को नहीं, दूसरे के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए हमने इन्फ्लुएंस करना होता है। असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिविजुअल असेसमेंट हमें करनी होती है इंडिविजुअली कि यार मेरे फलां टीम मेंबर की क्या परफॉर्मेंस किस तरह जा रही है, उसकी असेसमेंट करनी है। और एज अ टीम असेसमेंट भी आपने करनी है, टीम की को पूरी एज अ टीम की असेसमेंट भी आपने करनी है कि यार टीम की परफॉर्मेंस किस तरह जा रही है। अब ये समझने वाली बात ये है कि यही चीज़ आपकी को फ्यूचर में काम आएगी। ये आपके लेसन लर्न में जा रही है। आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डेटाबेस अपडेट होगा आपके प्रोजेक्ट से, यार फलां टीम बहुत अच्छी गई, क्यों अच्छी गई उसके रीजंस लिखें। पास टीम बहुत ख़राब गई, क्यों ख़राब गई उसके भी रीजंस हम लिखेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, यार नेक्स्ट टाइम पे ऐसा ना हो। ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ट्रेनिंग्स की ज़रूरत थी हमने वो ट्रेनिंग्स दी, उस ट्रेनिंग का बिफोर एंड आफ्टर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे डिज़ाइन की गई थी और उसका इम्पैक्ट कितना अच्छा पड़ा या कितना बुरा पड़ा, उसको भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे। प्रोजेक्ट पर परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? ये होता है जनाब, हम किसी एक इंडिविजुअल की 360 रिव्यू करते हैं। हम उसके हॉरिजेंटल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे राय लेते हैं, टॉप लेवल की मैनेजमेंट उनसे राय लेते हैं, और उसके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनसे भी राय लेते हैं एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस। अब ये है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस फ्रॉम 360 रिव्यू किए जाते हैं कि यार इसकी हर राय से हो सकता है उसकी सीनियर्स की राय उसके बारे में काफ़ी अच्छी हो, हॉरिजेंटल मैनेजर्स की काफ़ी अच्छी राय हो, लेकिन उसके सब ऑर्डिनेट्स की राय अच्छी ना हो कि यार ये हमारे साथ ठीक नहीं है, ये बंदा हमारा ख्याल नहीं रखता। तो आपने हर आस्पेक्ट से उसकी असेसमेंट करनी होती है इंडिविजुअल की। कोलिकेशन पे मैंने बात कर चुका हूँ कि कोलिकेशन कोशिश कीजिए टीम को एक जगह पे लाने की। वर्चुअल टीम्स में प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए इश्यूज बढ़ जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा रहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी आते हैं। तो अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं तो फिर वर्चुअल टीम की तरफ भी चले जाइए। आप कौन सी टेक्नोलॉजी अपने प्रोजेक्ट में इम्बिट करना चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग करना चाह रहे हैं आप उसमें आप कोई पोर्टल डेवलप करना चाह रहे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट का एक कोलैबोरेशन टूल्स होते हैं आप उस पर जाना चाह रहे हैं, आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, या सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप मैनेज कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो भी उसको भी देखिए। ये चीज़ भी बहुत इंपैक्ट करती है डेवलप टीम पर, आप टीम किस तरह डेवलप कर रही है। हमारी टीम को माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म जो शेयर पॉइंट है उसका पता ही नहीं वो होता क्या है, उसमें थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट वो उसी में ही हमेशा इंगेज रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, यार उसको पता नहीं किस तरह अपडेट करते हैं। टेक्नोलॉजी को आसान और सिंपल रखिए। रिवॉर्ड रिकग्निशन के पैटर्न्स और उनके जो टर्म्स हैं, उनकी जो प्रोसीजर क्या होगा उसको आपने प्रैक्टिस भी करना है और उसको इसको लेकर आना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है। इसका जो रिज़ल्ट आता है, देखिए टीम असेसमेंट ही है, डेवलप टीम का जो आउटपुट होता है वो मोस्टली यही होता है कि आपने टीम की असेसमेंट कर ली, इंडिविजुअल भी और एज अ ग्रुप भी, हमने दोनों तरफ से टीम की असेसमेंट करनी होती है। इसका मेन जो आउटपुट निकलता है डेवलप टीम प्रोसेस का, वो यही होता है कि आपकी असेसमेट हो जाती है और उसमें जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो बुरी चीज़ें होती हैं, उनको हम लेकर आते हैं और उससे डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपडेट होंगे, प्रोजेक्ट टीम चार्टर्ड अपडेट होगा, आपकी जो ट्रेनिंग्स की ज़रूरत पड़ी थी ट्रेनिंग्स को लेकर आना, उसके लिए भी आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चेंज होगा, और चेंजेस को इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसीजर के थ्रू लेकर आइएगा। ये प्रैक्टिस है, इसको याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।